मैं डॉक्टर कमर जहां HOD आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट फ्रॉम मनसा मेडिकल एंड हेल्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर राजस्थान। आप जो हमारे संस्थान से कोर्स कर रहे हैं CCAT सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा थेरेपी, जो कि NIOS शिक्षा मंत्रालय एवं भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कोर्स है। यह कोर्स संपूर्ण भारत में मान्य है एवं आयुर्वेद के लिए एक अच्छा कोर्स है। नेक्स्ट पिछले कुछ वीडियोस में हमने जो हमारा सिलेबस था हम उसे डिस्कस कर रहे थे, तो उन वीडियोस में हमने 721 जो आपका पेपर कोड था वह हमने डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक हमारा वही था। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वह हमारा 722 कोड है, जो कि हमारा है आयुर्वेद की विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट थेरेपीज ऑफ आयुर्वेदा। मतलब कि आयुर्वेद की जितनी भी हमारी विभिन्न चिकित्सा प्रणालियां हैं उनके विषय में, इसके बारे में जो भी है इनमें दिया गया है। 722 जो आपका सिलेबस है उसके अंतर्गत आपको विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों के विषय में समझाया गया है कि किस प्रकार से हमें चिकित्सा करनी है, आयुर्वेद का क्या चिकित्सा सिद्धांत रहता है, आयुर्वेद किस उद्देश्य पर कार्य करता है, तो वो हम आगे समझेंगे। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आपका 722 सिलेबस का जो पेपर का कोड है, आपका जो सेकंड पेपर है 722 कोड का होता है। और इसमें जो सिलेबस में आपका फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है वह चैप्टर है आपका आयुर्वेद सिद्धांत। अब हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आयुर्वेद सिद्धांत जो है वह आयुर्वेद के, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विभिन्न पद्धतियां होती है आयुर्वेद की वे किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदिक थेरेपीज, तो जो आयुर्वेद है हमारा उसका मुख्य जो सिद्धांत होता है वह यह होता है कि हमारे जो दोष धातु एवं मल जो है वह साम्य अवस्था में रहे, विषम अवस्था में न हो। अर्थात कि जैसे कि हम समझते हैं इसे कि दोष जो हमारे शरीर में बताए गए हैं, शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के दोष बताए गए हैं, जो हमने हमारे पिछले वाले पेपर में डिस्कस किए थे कि वात पित्त कफ को शारीरिक दोष बताए हैं एवं जो हमारे मानसिक दोष है वह रज और तम को कहा गया है। इनका साम्य अवस्था में होना, यदि ये दोष साम्य अवस्था में होते हैं तो शरीर को धारण करते हैं, और जब ये दूषित अवस्था में होते हैं यानी कि विषम अवस्था में होते हैं तो शरीर को दूषित करते हैं या दोष को उत्पन्न करते हैं। तो इनका साम्य अवस्था में होना आवश्यक है, यानी कि इनका न तो कम होना चाहिए मात्रा से, न ही अधिक मात्रा में बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारे शरीर की धातुएं हैं, धातुएं 7 बताई गई है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो कि साम्य अवस्था में होना चाहिए। धातुएं हमारे शरीर का धारण करती है, परंतु यदि यह अल्प मात्रा में हो तो भी रोग को उत्पन्न करेगी, यह मात्रा से अधिक हो जाएगी तो भी क्या करेगी, रोग को उत्पन्न करेगी। इसी प्रकार जो हमारे शरीर के मल होते हैं, जिनमें कि हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार के हमारे मल बताए गए हैं, स्वेद, मूत्र और पुरीष। तो ये भी क्या है, शरीर में साम्य अवस्था में होना जरूरी है या साम्य अवस्था में होना आवश्यक है। अर्थात कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो हमारे दोष धातु एवं मल, जिनसे कि हमारा पूरा कंप्लीट शरीर की कंप्लीट प्रोसेसेस होती हैं, हमारा शरीर जो है वो पोषण को प्राप्त होता है, हमारा शरीर ग्रो करता है, सारी चीजें जो है वो हमारे शरीर की दोष धातु मल पर ही डिपेंड करती है। तो ये जो दोष धातु एवं मल है यह साम्य अवस्था में होना चाहिए, विषम अवस्था में अर्थात कि अल्प मात्रा में या अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। तो ये जो 2 सिद्धांत है, ये जो 2 सिद्धांत हमने बताए हैं कि दोषों का साम्य अवस्था में होना चाहिए, विषम अवस्था में नहीं होना चाहिए, इसी सिद्धांत पर कंप्लीट अपनी आयुर्वेदिक पद्धतियां जो है वह कार्य करती है। अब हम देखते हैं कि चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है। चिकित्सा अर्थात कि जो हम रोगी को उपचार करते हैं वह चिकित्सा हमारी किस उद्देश्य पर कार्य करती है। तो हमारे आयुर्वेद में सबसे पहले कहा गया है कि समापालित्वा, यानी कि जो समान है उसको समान बनाए रखना, जो कि हमारे आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, जो हमने पहले देखा था कि प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है वही हमारा मेन सिद्धांत है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि जो दोष, अभी हमने देखा कि दोष धातु मल की साम्य अवस्था, जो दोष हमारे जो भी साम्य अवस्था में है, जो दोष धातु एवं मल साम्य अवस्था में है तो उसको साम्य अवस्था में बनाए रखना, इसके प्रयोजन करना, यह एक तो चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य हमारा कहलाता है।
दूसरा हमारा कहलाता है कि वृद्धाहासित्व, यानी कि जो वृद्ध, जो बड़े हुए दोष हो उनको क्या करना, हमें शमन करना, यानी कि जो बड़े हुए दोष है शरीर में उनका शमन करना, और उसके बाद में उनको शरीर से बाहर निकालना। यदि वे अत्यधिक मात्रा में हो गए हैं तो फिर उनको शरीर से बाहर निकालना। और एक होता है हमारा जो अल्प मात्रा में दोष है, यानी कि जो अल्प मात्रा में दोष है उनको क्या करना, बढ़ाना, यानी कि जो दोष हमारे शरीर में इंक्रीज हुए हैं उनको क्या करना है, डिक्रीज करना है। उसके बाद उसको एलिमिनेट करना है। जो हमारे शरीर में डिक्रीज हुए दोष हैं उनको इंक्रीज करना है, यानी कि उनको बढ़ाना है। और जो समान अवस्था में है उसको क्या करना है, हमें समान अवस्था में ही बनाए रखने के प्रयोजन करना है, या उसी के लिए हमें उसको कुछ थेरापेटिक यूजेस या इस तरीके का उपचार या इस तरीके की प्रबंधन करना है कि उसका जो दोष है वह साम्य अवस्था में बने रहे। तो यही हमारे मुख्य चिकित्सा के उद्देश्य कहलाते हैं। अब जब हम अल्प दोषों को सप्रेस करते हैं या अल्प दोषों को जब हम शमन करते हैं तो इसमें दो प्रकार की चिकित्सा पद्धति कार्य करती है, जिसको हम बोलते हैं शमन चिकित्सा एवं एक होती है हमारी संशोधन चिकित्सा। तो संशोधन में क्या होता है, हम बड़े हुए दोषों को बाहर निकालते हैं, जैसे कि हमारा वमन विरेचन होता है, ये संशोधन चिकित्सा में आता है, जिसमें कि हम दोषों को क्या है कि जब दोष अत्यधिक मात्रा में बढ़ गए हैं तो उनको बाहर निकाल रहे हैं। और एक होती है हमारी संशमन चिकित्सा, जिसमें कि दोष शरीर में ही रहते हैं परंतु हम उन्हें क्या करते हैं, जब वो थोड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं तो उन्हें वहीं पर सप्रेस कर देते हैं। तो ये हमारे चिकित्सा के सिद्धांत कहलाते हैं कि बढ़े हुए दोषों को घटाना, घटे हुए दोषों को बढ़ाना, और जो साम्य अवस्था में दोष है उनको समान अवस्था में बनाए रखना। इसके बाद जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है हमारा कि आयुर्वेद की चिकित्सीय विशेषता। आयुर्वेद की चिकित्सीय विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयुर्वेद को जब भी हम प्रेजेंट करते हैं तो अन्य पैथियों से डिफरेंट प्रेजेंट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो इसका जो प्रयोजन है वो इसे स्पेशलिटी दिलाता है या इसे खास बनाता है कि अन्य पद्धतियां जो है वे रोगी के उपचार पर कार्य करती है, परंतु जो आयुर्वेद है वह स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने का भी कार्य करता है। तो यह इसको आयुर्वेदिक चिकित्सा को थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है कि हम जो है जैसा भी हमने पढ़ा कि हम क्या करते हैं कि दोषों को जो बढ़ रहे हैं उनको तो कम कर रहे हैं, जो घटे हुए दोष है उनको बढ़ा रहे हैं, परंतु एक जो स्पेशल मैनेजमेंट आयुर्वेद का है वो ये होता है कि जो दोष साम्य अवस्था में है उन्हें साम्य अवस्था में बनाए रखने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारी चिकित्सा की विशेषता कहलाती है। इसके अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सा की विशेषता यह होती है कि इसको 8 अंगों में जब बांटा गया है, जिसे हम अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं। इसे हम पहले वाले पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को। अभी आपके इस पेपर में भी दिया हुआ है, क्योंकि यह आयुर्वेद की विशेषता है, इस कारण इसे स्पेशली डिफाइन किया गया है कि आयुर्वेद में भी अलग अलग ब्रांचेस है जिसमें कि अलग अलग चिकित्सा प्रदान की जाती है। तो इसी कारण ये क्या है कि आयुर्वेद में अष्टांग आयुर्वेद जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें हमने देखा था कि आयुर्वेद को 8 अंगों में बांटा गया है। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरावृषण, यानी कि काय चिकित्सा, जिसमें कि हम कंप्लीट बॉडी ट्रीटमेंट देखते हैं कि जो रोग कंप्लीटली ऑल ओवर बॉडी में फैले हुए हैं, जैसे कि हमारा ज्वर हो गया, रक्त पित्त हो गया, इनको हम मेडिसिन के द्वारा ट्रीट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, काय चिकित्सा के अंतर्गत आता है, जिसमें कि अपनी संशमन चिकित्सा भी आ जाती है, संशोधन चिकित्सा भी आ जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो इसकी ब्रांच होती है वो होती है हमारी शल्य चिकित्सा। तो शल्य के अंतर्गत सर्जरी को, जिसमें हम मॉडर्न से कोरिलेट कर सकते हैं कि आयुर्वेद में जो सर्जरी होती है उसे हम शल्य चिकित्सा कहते हैं। शल्य से मीनिंग हो गया है कि कोई भी आपका जो शल्य है शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है, या फिर हम उसे शल्य के द्वारा छेदन भेदन करके विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा हम उसे बाहर निकाल रहे हैं, जैसे कि कोई अर्बुद है या कोई गांठ है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, तो वो सारा हमारा शल्य चिकित्सा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है शालक की चिकित्सा। शालक की चिकित्सा के अंतर्गत हम जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्न में जो है वो शालक की चिकित्सा में यानी कि ईएनटी ब्रांच मानी जाती है मॉडर्न में, और ऑप्थेल्मो ब्रांच या आई को अलग रखा जाता है, परंतु आयुर्वेद में जो शालक के तंत्र है उसमें ऊर्ध्व जत्रुगत रोग जितने भी आते हैं, यानी कि जो सुप्रा क्लेविकुलर रीजन है, चाहे वो हमारा लैरिंग से है, फेरिंग से है हमारा, या जो भी हमारा आई है, ईयर है, नोज है, टंग है, थ्रॉट है, ये पूरा का पूरा हमारा शालक के तंत्र के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट जो हम देखते हैं कौमार भृत्य एवं स्त्री रोग। तो कौमार भृत्य जो है वो कंप्लीट बाल रोग कहा गया है। तो बाल रोग में ही स्त्री एवं प्रसूति यानी कि ऑब्स एंड गायनिक को भी इसी में इंक्लूड किया गया है, कि जिसमें गायनिक से होने वाली कंप्लीट जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो प्रसूति यानी कि जब भी फिटस कंसीव हो जाता है उससे लेकर के उसको डिलीवर्ड होने तक, और डिलीवर्ड होने के बाद से लेकर के जब जो शिशु है वह एक अपनी जो युवावस्था को प्राप्त करता है तब तक की जो अवस्था होती है वो पूरी की पूरी कौमार भृत्य के अंतर्गत रखी जाती है। भूत विद्या में जो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन्हें अपन अननोन कॉज कर सकते हैं डिसीज का, जिसमें कि कॉज हमें पता नहीं होता है, तो वो हम भूत पिशाच आदि की जो चिकित्सा करते हैं वह भूत विद्या के अंतर्गत आती है। अगत तंत्र में हमारा जितने भी जांगम विष है, स्थावर विष है, यानी कि जो भी हमारे पेड़ पौधों के द्वारा जो विष फैलते हैं या कीट सर्प आदि के द्वारा जो विष शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनकी जो चिकित्सा होती है वो चिकित्सा हमारी क्या कहलाती है, टॉक्सिकोलॉजी कहलाएगी, या फिर हम उसे अगत तंत्र ब्रांच के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा को हम नॉर्मली कोरिलेट करें तो रसायन यानी कि जो एजिंग साइन को कम करता है, जो रसायन वह कहलाते हैं जो एजिंग साइन को कम करते हैं या हमारी एज को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिसमें कि एजिंग साइन पेशेंट्स में दिखाई नहीं देते हैं। इस ऐसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पेशेंट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, तो ये हमारा रसायन के अंतर्गत आता है। वाजीकरण में क्या आता है हमारा, वाजीकरण जो है वह हमारा सीमन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, उसको यूजफुल तरीके से बनाना कि किस तरीके से यूजफुल होगा वो, और संतान उत्पत्ति के लिए उसका प्रयोग, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी किस में आती है, वाजीकरण चिकित्सा में आती है। इस प्रकार ये हमारी जो 8 चिकित्सा बताई गई है या 8 जो अलग अलग पद्धतियां बताई गई है, ये अलग अलग पद्धतियां ही आयुर्वेद की क्या है, हमारी विशेषता है, जिसे कि हम अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं चिकित्सा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो डेफिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट हम किसे कहते हैं कि जो धातु को साम्य बनाए रखना, यही हमारी क्या कहलाती है, चिकित्सा कहलाती है। तो अभी हमने देखा था कि जो चिकित्सा का हमारा उद्देश्य था वो यह था कि साम्यावस्था में धातु को बनाए रखना, तो यही चिकित्सा की डेफिनेशन भी कहलाती है, धातु को साम्यावस्था में बनाए रखना। इसके बाद में हम देखते हैं कि चिकित्सक, औषध, परिचारक एवं रोगी, इनका सक्रिय रूप से एक दूसरे से कोरिलेशन होना ही चिकित्सा कहलाता है। अब यानी कि चिकित्सा जिसे हम विषक बोलते हैं, तो विषक जिस मॉडर्न लैंग्वेज में हम डॉक्टर से कोरिलेट करते हैं जो कि चिकित्सा प्रदान करता है। इसके बाद में हमारा परिचारक होता है, परिचारक का मीनिंग हो गया हमारा नर्सिंग स्टाफ, और इसके बाद में आता है हमारा औषध, जो मेडिसिन हम पेशेंट को ट्रीट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, प्लस रोगी यानी कि हमारा पेशेंट। तो ये चारों का जो कोरिलेशन होता है ये एक दूसरे के सपोर्ट में कार्य करते हैं। तो इन्हें आयुर्वेद में क्या कहा गया है, चिकित्सीय चतुष्पाद कहा गया है, यानी कि जो चिकित्सा के 4 पैर हैं, ये चारों इनको कहा गया है। किसको, विषक यानी कि आपका चिकित्सक, औषध यानी कि आपकी मेडिसिन, परिचारक यानी कि आपका नर्सिंग स्टाफ, और रोगी यानी कि अपना पेशेंट। तो ये चिकित्सा के चतुष्पाद कहे गए हैं, और जब ये कोरिलेशन के साथ में कार्य करते हैं तो यही हमारी क्या कहलाती है, चिकित्सा कहलाती है। अब हम देखते हैं कि चिकित्सा जो हम करते हैं तो किस सिद्धांत पर करते हैं। तो चिकित्सा के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ क्यूरेटिव मेजर्स। तो अब हम देखते हैं कि जो सबसे पहला, चाहे आप किसी भी डिसीज में हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, कोई भी डिसीज हो, तो सबसे पहला जो हम उसमें कार्य करते हैं वो हम करते हैं निदान परिवर्जन। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि निदान परिवर्जन क्या होता है। निदान हम बोलते हैं कॉज को, यानी कि डिसीज किस कारण से उत्पन्न हो रही है, जिस भी कारण से उत्पन्न हो रही है उस कारण को छोड़ना, यह हमारा क्या कहलाता है, निदान परिवर्जन कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मधुमेह के रोगी को हम क्या करते हैं, मीठा खाने से मना करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, निदान परिवर्जन। मोटापा वाला व्यक्ति, कोई ओबेस पेशेंट है हमारे पास आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि आपको दिन में नहीं सोना है, आपको ज्यादा फैटी फूड नहीं लेना है, आपको ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, निदान परिवर्जन कहलाती है। यानी जिस कारण से उसकी बीमारी हो रही है उस कारण को ही सप्रेस करना या उस कारण को खत्म करना,
तो जिससे कि वो बीमारी उसकी बढ़े नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, निदान परिवर्जन कहलाता है। और यह हमारी चिकित्सा का प्रथम सिद्धांत होता है। हमारी जो सारी चिकित्साएं होती है, हम संशोधन चिकित्सा करते हैं, हम संशमन चिकित्सा करते हैं, तो हम जो भी प्रोसीजर करेंगे या जो भी चिकित्सा हम करते हैं वह हम बाद में करते हैं। जो हमारा सबसे पहला और प्रमुख कार्य होता है वो यह होता है कि हम पेशेंट का निदान खत्म करें। यदि हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं या हम उसके लिए कोई क्यूरेटिव मैनेजमेंट करेंगे, तो हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं, प्लस साथ में पेशेंट, अगर सपोज करिए कि कोई मधुमेह का पेशेंट है, हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं, हम दवाई दे रहे हैं, एंटी डायबिटिक उसको दवाई हम प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन साथ में पेशेंट मीठा खा रहा है, तो उस मैनेजमेंट का हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो यही हमारा सिद्धांत है कि निदान परिवर्जन, यानी कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, निदान को ही खत्म कर रहे हैं। जैसे कि जॉइंटिस वाला पेशेंट है या उसको लीवर डिसऑर्डर है किसी पेशेंट को, तो हम उसमें क्या कहते हैं, उसको अल्कोहल अवॉइड करने के लिए कहते हैं। तो ये चीजें हमारी क्या कहलाती है, जो भी हम उसको ठीक करने के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम उसके कारण को सबसे पहले खत्म कर रहे हैं कि किस कारण से उसको जो डिसीज है वो क्रिएट हो रही है। तो ये हमारा पहला सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद हम दूसरा सिद्धांत जो देखते हैं, दोष साम्य, दोषों को साम्य अवस्था में बनाए रखना। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि वृद्धासित्वा समापालित्वा, यानी कि जो वृद्ध बड़े हुए दोष हैं उनको हम कम करते हैं, जो कम हुए दोष हैं उनको हम बढ़ाते हैं, और जो दोष हमारे साम्य अवस्था में है उनको साम्य अवस्था में बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। तो ये हमारा चिकित्सा का दूसरा सिद्धांत कहलाता है। तीसरा सिद्धांत हम देखते हैं कि व्याधि विपरीत चिकित्सा, यानी कि जो व्याधि हो रही है उसके विपरीत चिकित्सा हम करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, व्याधि विपरीत चिकित्सा कहलाता है। जैसे कि शीत रोग में हम उष्ण चिकित्सा करते हैं, यानी कि कोई रोग शीत के कारण हो रहा है तो हम उसमें उष्ण चिकित्सा करेंगे। उष्ण रोगों में हम शीत चिकित्सा करेंगे। मृतिका भक्षण जन्य पांडु जैसे हो रहा है, जो मिट्टी खाने वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें जो एनीमिया जनरेट होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम मिट्टी को बंद कराते हैं या मिट्टी का पेशेंट को परित्याग करने के लिए कहते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है कि व्याधि के विपरीत चिकित्सा कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं अग्नि को शरीर में बनाए रखना। अब हमारे जो शरीर में अग्नियां हैं वह 13 प्रकार की बताई गई है। 13 प्रकार की कैसे बताई गई है, तो पंच महाभूत अग्नि बताई गई है, यानी कि पंचभूताग्नि, सप्त धातुआग्नि बताई गई है, और एक हमारी बताई गई है जठर अग्नि, जिसमें कि हम कहते हैं कि यदि शरीर में किसी भी चीज का पाचन या भोजन का पाचन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो विभिन्न प्रकार के डिसीजेस क्रिएट होती है। तो अग्नि का व्यापार, यानी कि जब हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव पावर को बिल्डअप करना है, यानी कि डाइजेस्टिव पावर जो है वो प्रॉपरली बनी रहे, तो शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होने के चांसेस नहीं होंगे। जो फूड पेशेंट लेता है वो इजीली डाइजेस्ट होगा, आम बात उसमें नहीं होगा, आम नहीं बनेगा, और उसका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, तो उसे संतर्पण अपतर्पण जन्य व्याधियां नहीं होगी। तो इसलिए हमारा जो सिद्धांत है वह कहता है कि अग्नि का व्यापार जो है वह साम्य अवस्था में बना रहे, यानी कि जो शरीर में हमारी जठर अग्नि कार्य कर रही है, पंचभूताग्नि कार्य कर रही है, धात्वाग्नि कार्य कर रही है, वो हमारी प्रॉपर तरीके से काम करनी चाहिए। तो यह भी हमारी चिकित्सा का एक मुख्य सिद्धांत है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारी चिकित्सा है उसके प्रकार बताए गए हैं कि चिकित्सा हमें कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नैष्टिक की चिकित्सा। तो नैष्टिक की चिकित्सा हम कहते हैं कि जो साइकिक या कॉन्शियस कंडीशन में जो चिकित्सा होती है उसको हम नैष्टिक की चिकित्सा कहते हैं, यानी कि मन की चिकित्सा, जिसमें कि स्पिरिचुअली हम आयुर्वेद को कॉरिलेट करते हैं कि जैसे किसी को मेंटल डिसऑर्डर है तो उसकी जो हम चिकित्सा करते हैं वह हमारी क्या कहलाती है, नैष्टिक की चिकित्सा कहलाती है। मन के द्वारा चिकित्सा करना या मन की चिकित्सा करना। नेक्स्ट हम देखते हैं लौकिक चिकित्सा। ये 2 पार्ट बताए गए हैं, नैष्टिक की चिकित्सा और लौकिक चिकित्सा। अब लौकिक चिकित्सा में हम देखते हैं कि जो हमारे मानसिक विकार है या शारीरिक विकार है इनकी चिकित्सा की जाती है। तो इसमें भी 3 प्रकार बताए गए हैं, 3 अलग अलग भेद बताए गए हैं इसके। तो 3 भेद कैसे बताए गए हैं, देव व्यापार चिकित्सा, यानी कि पूर्व जन्म के कर्मों से संबंधित मंत्र पूजन आदि करना, यानी कि कहते हैं ना कि देव व्यापार चिकित्सा में किस तरीके की चिकित्सा होती है, जैसे कि पूर्व जन्म में कोई कर्म किए हो, उनके कर्मों की सजा भी मिल रही है, या
तो उनका क्या करना, मंत्र बलि देना, उपचार करना या पूजा पाठ, इस तरीके की जो चिकित्सा होती है वो हमारी क्या कहलाती है, देव व्यापृश्य चिकित्सा कहलाती है। फिर इसके बाद में हमारी मनोवैज्ञानिक यानी कि सत्वावजह जिसे हम बोलते हैं वो हमारी होती है साइकोथेरेपी, जिसमें कि हम मन की चिकित्सा करते हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा हम करते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर की चिकित्सा होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि युक्ति व्यापृश्य चिकित्सा। युक्ति व्यापृश्य चिकित्सा में हम क्या करते हैं, त्रिदोष त्रिगुण यह इसके आधार पर कार्य करती है और पंच महाभूत जिसे कि हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि के द्वारा जो चिकित्सा हम करते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, युक्ति व्यापृश्य चिकित्सा कहलाती है। जिसमें कि हम क्या करते हैं कि हमने पढ़ा था पहले भी कि जो चिकित्सा होती है हमारी पहले वाले पार्ट में हमने देखा था 721 में कि जो अलग अलग हमारे चिकित्सा या रोगी के जो परीक्षण करने की जो तरीके बताए थे हमने, उसमें भी हमने देखा था कि युक्ति जो है वो परीक्षण का एक तरीका बताया गया है। इसी प्रकार से युक्ति यानी कि दोष घट रहे हैं, दोष बढ़ रहे हैं या धातु साम्य अवस्था में है नहीं है, गुण जो हमारे त्रिगुण बताए गए हैं तो इनकी क्या होता है कि साम्य अवस्था में है नहीं है, इनका कंप्लीट मैनेजमेंट करना, तो ये हमारा क्या कहलाता है, युक्ति व्यापृश्य चिकित्सा कहलाता है। तो इस प्रकार चिकित्सा के 3 भेद बताए हैं हमारे। तो सबसे पहले तो चिकित्सा के 2 भेद बताए गए हैं, नेष्ट की चिकित्सा यानी कि मन से संबंधित चिकित्सा जो कि किसी आध्यात्मिक पक्ष को रखती है। फिर हम देखते हैं लौकिक चिकित्सा। तो लौकिक चिकित्सा में हमें 3 भेद किए गए हैं जिसमें कि हम शारीरिक मानसिक चिकित्सा करते हैं। तो 3 भेद कौन कौन से किए गए हैं, तो सबसे पहले देव व्यापृश्य चिकित्सा, फिर उसके बाद में है हमारा सत्वावजह चिकित्सा और एक होती है हमारी युक्ति व्यापृश्य चिकित्सा। तो इस प्रकार जो है ये चिकित्सा के भेद बताए गए हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम अगले वाला जो आपका सिलेबस में दिया है टॉपिक उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।